हाय एवरीबॉडी। अभी आरबीआई ग्रेड बी के फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आया है। तो जितने लोग फ़ेज़ 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आई होप कि आपकी फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन बहुत दिनों से चल रही होगी। तो अभी टाइम है और ज़्यादा रिवाइज़ करने का, और टाइपिंग की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिसका उनको एग्ज़ाम में नुकसान होता है कि आपको आ रहा है सब कुछ, फिर भी आप लिख नहीं पा रहे हो, या फिर लिख रहे हो वहाँ पे टाइपिंग एरर्स हो रही हैं। उसको ठीक करने के चक्कर में आपका टाइम, जो इफ़ेक्टिव टाइम है आपके पास, तो वो फिर रिड्यूस हो जाता है काफ़ी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हो सके तो फिज़िकल कीबोर्ड जो अलग से आता है वो आप लेके आओ और उससे प्रैक्टिस करो। लैपटॉप पे टाइप करना और उस वाले कीबोर्ड पे टाइप करना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको फ़ील होगा जब आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करोगे तो। इसके अलावा जिनका जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये थोड़ा सा सेटबैक है, ख़ासकर तब जब आपने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डाले हैं, उसके बाद भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो आप। किसी किसी सेक्शन में हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, जैसे क्वांट बहुत टफ था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्वांट की वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो जीए की वजह से नहीं हो पाए हैं, कई ऐसे हैं जो रीजनिंग की वजह से नहीं हो पाए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन सबके केस में अलग अलग होगी। किसी किसी ने ये भी किया होगा शायद कि जो सेक्शनल कट ऑफ होते हैं वो आपका क्लियर हो गया हो, लेकिन ओवरऑल मार्क्स थोड़े से कम रह गए हों। तो कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक दुख सबको हो रहा होगा। तो एक बार जब स्कोर कार्ड आ जाए तब फिर आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन एग्ज़ाम दे के आने के बाद आपको थोड़ा बहुत खुद से भी पता रहता है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो मेरा उतना अच्छा नहीं गया है। तो अगर हो पाए तो अभी तो खैर आप 1-2 दिन का ब्रेक लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद को भी टाइम देना। पहले आप सोचो अच्छे से कि कहाँ पे गलती हुई है। हो सके तो कोई लिस्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 बातें आप ऐसे ब्रॉड वे में लिखो कि कहाँ पे गलती हुई है, ताकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए थोड़ा लर्निंग लेसन टाइप का हो कि मुझे यहाँ पे फोकस करना है अच्छे से, बिकॉज़ इसकी वजह से मैं रह गया था अभी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंट्रोस्पेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है कि कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है अगर गाइडेंस बहुत अच्छे से मिले तो। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गलतियाँ की होती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप उनसे सीखते कितना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकेंड अटैम्प्ट हो, थर्ड अटैम्प्ट हो, इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप सीखो कि आपने गलती कहाँ की है, उसको रिड्यूस करो, तब जाके आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में फ़ायदा इसका मिलता है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस अभी सिर्फ ये है कि आप में से बहुत लोग अभी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे, जो कि जस्टिफाइड भी है। इतना एफर्ट डालने के बाद अगर नहीं होता है तो दुख होता है ज़रूर, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदे में है अभी। मैं इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, आरबीआई, या तो नेक्स्ट आरबीआई की बात कर लो आप, या फिर जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है जैसे नाबार्ड है। तो नाबार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके आपके फेवर में रहेंगी। उसमें से अगर मैं किसी किसी का नाम लूँ, तो जैसे पीआईबी आर्टिकल्स हैं, आपने बहुत मेहनत की होगी कि वो सारे फैक्ट्स आप मेमोराइज़ करो। उसके बाद ईएसआई का कंपोनेंट है जो कि कॉमन है, नाबार्ड में भी आता है वो। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने आरबीआई के लिए पढ़ा है अगर अच्छे से, तो वो आपको दूसरे एग्ज़ाम में भी काम आएगा। लेकिन इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप अभी कुछ दिनों के बाद से, मतलब 2-3 दिन का तो रेस्ट लो आप, लेकिन उसके बाद फिर अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन का वेट किया कि नोटिफिकेशन आएगी, और इसमें भी मैं देखता हूँ कि टेलीग्राम हो या फिर ऐसे अलग बाकी जगह, तो डिबेट ये चलती रहती है कि फॉर्म आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। इस डिबेट में मत पढ़ना, आप सीधे अपनी पढ़ाई कंटिन्यूड रखो। आपको पता है कि फॉर्म आना ही है, वो चाहे अभी है, 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। पीआईबी में या फिर जितने भी और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे सर्वे हो गया, बजट है, अब यहाँ पे आपको हार्ड फैक्ट्स मिलते हैं। ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपने रेगुलरली इनको रिवाइज़ नहीं किया तो फिर ये आपके दिमाग में रहेगा नहीं ज़्यादा लंबे टाइम तक, आप इसको रिटेन करके नहीं रख पाएंगे। और अगर रिटेंशन पुअर हो गई ड्यू टू लैक ऑफ रिविज़न, तो फिर आप एग्ज़ाम में जाके इसको रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ दिनों का टाइम लो, अच्छे से सोचो कि कहाँ पे गलती हुई है। एक बार जब आपने सोच लिया अच्छे से, एक बार आपने अपने खुद की एनालिसिस कर ली कि ठीक है मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई है, उसके बाद आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के, ठीक है, बिना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि आपने ये एग्ज़ाम दे लिया है आरबीआई का, तो आपको आइडिया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा प्रैक्टिस मॉक का है, तो वहाँ पे आपको मतलब स्क्रीनशॉट ले लेके बताया भी था कि क्वेश्चन यहाँ से थे। ठीक है, सारे के सारे नहीं होंगे, लेकिन जिस टाइप के एग्ज़ाम्स अब हो रहे हैं तो गेस कर पाना बहुत मुश्किल है कि किस वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने आँख कान खुले रखने हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करना है अच्छे से, पीआईबी अच्छे से फॉलो करनी है।
कोई भी एग्ज़ाम जब होता है तो उसके 2 महीने के बीच में अगर आप 2 महीने के पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये लग्जरी आपके पास नहीं होती कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करो। लेकिन जब टाइम आपको है पता कि है भी, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है नाबार्ड का या फिर जो नेक्स्ट ईयर का आरबीआई का एग्ज़ाम होगा, अब से लेके तब तक काफ़ी टाइम है। तो अगर अब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको दिखेगा, एंड आपके पास अभी टाइम भी है कि आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि पीआईबी की रीडिंग ये आपको कंटिन्यू करनी है, ये छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, कुछ गैप आ गया, तो बहुत सारे फैक्ट्स आप भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि आपको फ्रेश एकदम स्टार्ट लेना पड़ जाए, जो कि अगेन बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये आप कंटिन्यू रखना। अगर आपने सपोज़ मार्च के बाद से या फिर फेब से, मान लो कि फेब से आपने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो अभी तक आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ रीड कर रखा होगा। और अगर हम मेजरली बात करें तो जितने गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में आते हैं पीआईबी में, वो आप देखना कि वो हर महीने या हर दूसरे महीने रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो आपने जो मार्च अप्रैल मई में पढ़ा होगा वो हो सकता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में भी न्यूज़ में आए। तो आपने अगर पहले रीड किया है तो अब आपके लिए रिवीजन की तरह होगा वो। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से नया होगा, वो पहले भी न्यूज़ में आ चुका है, बस छोटी मोटी अपडेट आई होगी। तो इसके वजह से पीआईबी में उसको कवर किया जाता है, या फिर जो भी उसकी नोडल मिनिस्ट्री है उनके हैंडल से पीआईबी में उसके ऊपर अपडेट आती है। तो जो बेसिक पार्ट है इसका, जो मतलब स्टैटिक पार्ट है, वो तो कॉमन ही रहने वाला है। कुछ अपडेट होता भी है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, लेकिन अगर आपने पहले उसको रीड किया अच्छे से तो बस थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पढ़ना होगा आपको। ठीक है, पीआईबी हो गया। इसी में मैं न्यूज़पेपर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ कि ये भी आपको रीड करना है। इसके बाद जो ईएसआई के टॉपिक्स थे, खासकर स्टैटिक चैप्टर्स, अगर आपने आरबीआई के लिए वो किया था तो आपको आगे नाबार्ड में भी काम आएगा, और आपने उसको अच्छे से किया है तो नेक्स्ट ईयर भी अगर कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पे भी काम आएगा। बस आप इसको रीड करते रहना लगातार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए रीड करने की, वो पीआईबी की ज़्यादा होनी चाहिए। स्टैटिक चैप्टर्स को मान लो अगर आप वीकली भी करते हो तो भी आपका फ़िलहाल काम चल जाएगा, अगर आप आरबीआई नेक्स्ट ईयर के आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं तो। लेकिन अभी आपको नाबार्ड का देना है तो आपको ये भी टाइम टू टाइम देखता रहना पड़ेगा। फिनांस और मैनेजमेंट नाबार्ड का पार्ट नहीं है, खासकर जो जनरल स्ट्रीम का एग्ज़ाम है तो उसमें फिनांस नहीं आता, तो इसलिए उसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग से मान लो कि गवर्नमेंट स्कीम्स की कंपाइलेशन अलग से भी होती है, हमारे भी कोर्स में है वो, तो इसको भी आप देखते रहो। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्यों है और इसको मैंने क्यों अलग से लिखा है, बिकॉज नाबार्ड के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं अलग से। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के एग्ज़ाम में क्या था कि फेज़ 1 या फेज़ 2 के ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नाबार्ड में डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम से। तो जितने उसके फीचर्स हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, जो भी कुछ हो सकता है वो आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये आपको याद तभी रह पाएगा, ये आप रिकॉल वहाँ पे एग्ज़ाम में तभी कर पाओगे ना जब आपकी रिटेंशन अच्छी हो। रिटेंशन कैसे अच्छी होती है कि मल्टीपल टाइम्स आपकी रिवीजन हो रखी हो। आप अगर रिवाइज़ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो फिर रिकॉल करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी गलती है जो मैंने फ़ील किया कि काफ़ी लोग कर रहे थे, वो ये कि मॉक्स को आपने बहुत लेट स्टार्ट किया है। मॉक्स को अगर आपने पहले स्टार्ट किया होता तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको अपनी गलती बहुत पहले पता चल चुकी होती। ठीक है, अगर आपको अपनी गलती बहुत पहले पता चल चुकी होती तो आप शायद और एफ़र्ट वहाँ पे डालते, वो थोड़ा सा वेल डायरेक्टेड एफ़र्ट होता, तो आपको मे भी थोड़ा और फ़ायदा होता। तो ये गलती अब के एग्ज़ाम में जो भी होना है, नाबार्ड दो आप या नेक्स्ट ईयर आरबीआई दो, तो ये गलती आप मत करना, मॉक्स को थोड़ा पहले स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये 4 मेजर यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो मुझे बताना था आपको कि ठीक है इस बार नहीं हुआ है सिलेक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम चुप होकर बैठ जाओ या फिर ये सोचो कि नोटिफिकेशन जब आएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा पूरा। तो फिर क्या होगा, ये साइकिल चलती रहेगी। फिर अगर ये साइकिल आपको ब्रेक करनी है तो आपको थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना, और अच्छे से करना पड़ेगा। जो आखिरी के दिनों में फेज़ 1 के एग्ज़ाम के पहले जो आपकी प्रिपरेशन की लेवल थी, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे आना है, वो आपको मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट 3-4 मंथ्स। ठीक है, तब जाके अच्छे से फ़ायदा आपको दिखेगा। राइट, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा देता हूँ कि किस ऑर्डर में आपको रीड करना है। तो जैसे ये हमारा नाबार्ड का कोर्स है। ठीक है, आप इसको हमारे साइट पे जाके देख सकते हैं एक बार। तो कुछ इस वे में आपको चैप्टर्स मिलते हैं, स्टैटिक चैप्टर्स, जो कि एआरडी के पार्ट हैं, लेकिन वो आरबीआई में नहीं थे।
अब इसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि ये कैसे कवर करना है, क्योंकि इसमें किसी किसी चैप्टर में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, उसके बाद फिशरीज़ है, यहाँ पे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो आप अगर चाहो तो पीआईबी के आर्टिकल्स के थ्रू या फिर नाबार्ड के साइट के थ्रू या फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साइट के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर होती हैं, लेकिन वो आपको एक जगह नहीं मिलता है, राइट। तो आपके पास अगर कोई कोर्स है या आपके पास कोर्स नहीं है तो आप हमारा ले सकते हो, बट एनीवे पॉइंट ये है बस कि अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। आप अगर खुद से करना चाहो वो भी ठीक है, डुएबल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बस। तो आप वो देखो कि आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स होने चाहिए, और ये नोट्स आप चाहो तो खुद से भी बनाओ, चाहो तो कोर्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि डेटा अपडेटेड हो उसमें। डेटा अगर पुराना हो गया और अगर एग्ज़ाम में वो पूछ लिया जाता है तो फिर आप वहाँ पे गलती करोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईएसआई में देखना, ईएसआई में चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आपने आरबीआई के लिए अच्छे से किया है तो वो आपको यहाँ पे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा उसका, ठीक है। आपको आरबीआई के लिए काफ़ी उसका हेल्प मिलेगा यहाँ। फिर अलग से हमने इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सबको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंगल उसमें फाइल में सारे स्कीम्स आपको एक साथ मिल जा रहे हैं, तो ये बाद में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा जो मैंने आपको कोर्स में दिखाया कि अगर आप सर्वे की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बजट हो, तो ये भी आपने आरबीआई के लिए रीड किया होगा। एंड क्योंकि नेक्स्ट नाबार्ड के एग्ज़ाम तक कोई दूसरा सर्वे तो आने वाला है नहीं, तो ये आपको वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। तो आपने इसको अगर एक बार दो बार रीड कर लिया है तो अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें डालना नहीं पड़ेगा। प्लस जितने भी आप आर्टिकल्स पीआईबी के जो खासकर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हैं, अगर आप वो रिवाइज़ कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं और आपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, तो बजट का बहुत सारा काम वहीं से हो जाता है, क्योंकि जो बजट एलोकेशंस हैं उसमें बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स का भी होता है कि किस स्कीम को कितना एलोकेशन इस साल मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, अगर आप एक जगह से पढ़ते हो तो वो दूसरी जगह भी काम आएगा आपको, ठीक है। जैसे आप सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद अगर आप बजट को रीड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इजीली रिकॉल होता रहेगा कि हाँ ठीक है, कौन से स्कीम को कितना एलोकेशन मिला था। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से याद रखना एंड इसको एग्ज़ाम में अब यूज़ करो। बहुत ज़्यादा गैप मत लेना, कुछ दिन सोचो बैठ के, और उसके बाद इसकी नाबार्ड की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर नेक्स्ट ईयर के आरबीआई की प्रिपरेशन वो भी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ज़्यादा वेट मत करना, वरना फिर इसका एडवांटेज दूसरों को मिलेगा जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।